कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में स्थित एक खदान पर बनी फिल्म या फिर कहें कि मनगढ़ंत कहानी की विस्तृत वर्णन करें उससे पहले आपको ये कुछ छिटपुट बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। कोलार की खदान कर्नाटक राज्य का एक जिला कोलार जो कि पूरे हजार सालों तक सोने के लिए या फिर कहें कि स्वर्ण के लिए जाना जाता आ रहा है। अंग्रेजी मीडिया अखबारों की माने तो सन 1004 से सन 2001 ईस्वी के बीच कुल 1000 टन यानी कि 10 लाख किलो सोना यहाँ से निकाला जा चुका है, जिसमें से 600 टन तो खुद अंग्रेज अपने देश ले गए और बाकी बचे 400 टन में मुस्लिम लुटेरे और अपनी भारत सरकार है। भारत सरकार को यहाँ से सोना निकालने का मौका 1955-56 के आसपास मिला था, पर भारत सरकार के लिए यह असली मुसीबत तब बन गई जब धीरे धीरे इस खदान में लागत ज़्यादा पड़ने लगी। इसलिए नुकसान को देखते हुए भारत सरकार सन 2001 में खदान को बंद करने का फैसला कर 28 फरवरी को खदान पर ताला लगा दी। सारे मजदूर धरना हंगामा किए पर कोई बात नहीं बनी। और यदि इससे 200-300 साल पीछे जाए तो पता चलता है कि टीपू सुल्तान के सर पर भी सोना निकालने का भूत सवार था। अंग्रेज पूरे 60 सालों तक सोना मिलने की सभी अनुमानित ठिकानों का पता किए और आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। सन 1880 में मैसूर के कथित राजा चामराज से कोलार से 30 किलोमीटर दूर स्थित एक विशाल मैदान को भाड़े पर ले लिए और सोना निकालने का काम अपने ही देश की एक अंग्रेजी कंपनी जॉन टेलर को दे दिए, जो कि यहाँ पर 1903 में एक झील का निर्माण भी करवाई थी। फिलहाल तो खदान बंद है, पर अब भी यहाँ पर लोग बंद पड़े उस खदान के साथ साथ झील की सुंदर नज़ारा और कोलारम्मा मंदिर को देखने आया करते हैं। केजीएफ फिल्म में जिस काली माँ की मंदिर में गरुड़ा 3 लोगों की बलि देते हैं वो इन्हीं कोलारम्मा देवी की मंदिर की तर्ज पर है। हाँ, ये बात सच है कि हिंदी डब में इन्हें काली माँ की मंदिर बताया गया है और कन्नड़ में मरियम्मा देवी पुकारा गया है। इस खदान में उस दौरान कुल 30,000 श्रमिक काम किया करते थे और यहाँ पर भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी अनुभवी श्रमिकों को उनकी इच्छा व मर्जी के खिलाफ इस खदान में काम करवाया जा चुका है। ये बात सच है कि भारत सरकार के सत्ता में आते ही ये जबरदस्ती वाले काम बंद करवा दिए गए और ज्यादा खर्चों के मद्देनजर खदान को भी बंद करना पड़ा। पर ज्यादातर मजदूर अब यहाँ से पलायित हो चुके हैं। काम धाम के लिए कुछ शहरों में आ गए तो कुछ वहीं पर बस गए, पर अभी भी सैकड़ों हजारों मजदूर सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह खदान चालू करने की मांग उठाते रहते हैं। इन्हीं श्रमिकों के दर्द भरी कहानी को कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि KGF में इसके पहले चैप्टर में दिखाया गया है। हालांकि फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील जी का पूरा फोकस राजा कृष्णाप्पा बेरिया उर्फ रॉकी पर ही रहता है, जो कि इस मनगढ़ंत कहानी या फिल्म के हीरो हैं। आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए ताकि KGF फिल्म की रिव्यू शुरू कर सके। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दिए हैं? हाँ, तो फिर चलिए देखते हैं। इस फिल्म को निर्देशक प्रशांत नील एक वाचक के रूप में फिल्माए हैं और ये बात 2018 की है, जब बेंगलुरु में आनंद इंगलगी नाम के एक वरिष्ठ पत्रकार को 24 न्यूज नामक टीवी समाचार के कार्यालय में उनके 37 साल पहले की एक अप्रकाशित किताब एल्डोराडो की कुछ अजीब पंक्तियां पढ़कर 24 न्यूज चैनल की एडिटर इन चीफ दीपा हेगड़े अपनी नौकरी दांव पर रखकर उन्हें ऑफिस में बुलाती हैं, जब उनके बॉस श्रीनिवास आनंद इंगलगी का इंटरव्यू लेने पर जोर देने लगते हैं। बगैर हाथ पांव वाले इस कहानी पर दीपा हेगड़े को रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। इन सब के बावजूद जब उनके बॉस श्रीनिवास उनसे आनंद इंगलगी का इंटरव्यू लेने की बात बोलते हैं तो दीपा हेगड़े उस किताब की सच्चाई पर सवाल खड़ा करते हुए अपनी नौकरी छोड़ने की बात बोल देती हैं। सच्ची घटना पर आधारित इस पंक्ति को हाईलाइट करके किताब को छापा गया था। जब किताब के मुख्य पृष्ठ पर सच्ची घटना पर आधारित इस पंक्ति को दीपा हेगड़े पढ़ती हैं तो आनंद इंगलगी पर तंज कसती हैं। तब आनंद इंगलगी उस पंक्ति को कलम से रंग देते हैं और आखिरकार सोने की शहर कोलार की कहानी शुरू करते हैं। दीपा हेगड़े से बात करते हुए वह इस कहानी के सच होने का प्रमाण एक शक्तिशिला को बताते हैं और दीपा हेगड़े किसी भी कीमत पर उस पत्थर या शक्तिशिला को ढूंढने के लिए उनसे वहां का पता लेकर अपने चैनल के कई संवाददाता को खनन टीम के साथ वहां पर भेज देती हैं। KGF के बारे में कहीं किसी अखबार में नामो निशान नहीं था, भरोसा नहीं था, इसलिए दीपा हेगड़े आनंद इंगलगी को सारी कहानी उन्हीं के जुबानी सुनाने को कहती हैं। सन 1951 में कोलार जिले में एक कुएं की खुदाई के दौरान सोना मिलने की जांच करने आए कुछ सरकारी लोगों को वहां के बाहुबली सूर्यवर्धन सभी को गोलियों से भून देते हैं ताकि खबर बाहर न फैल सके। और ऐसा करने के बाद उस बड़े से क्षेत्र को चूना पत्थर की खुदाई के नाम पर भारत सरकार से 99 साल के लिए भाड़े पर ले लिए। उस दिन 2 बड़ी घटनाएं घटी थी। सैकड़ों सालों के बाद एल्डोराडो मिल गया और उस पर राज करने वाला राजा भी पैदा हो गया। 10 साल की उम्र में उस लड़के की मां के देहांत के बाद वो लड़का मुंबई चला आता है और सेट्टी के गैंग में शामिल होने के लिए एक पुलिसिये का सर फोड़ दिया और खुद से अपना नाम राजा कृष्णाप्पा बेरिया से रॉकी रख लिया। अब बीते इन 15 सालों में सूर्यवर्धन की तरक्की उड़ान भरने लगी थी। अपने धंधे को मजबूत बनाने के लिए वो 5 भरोसेमंद आदमी को चुने थे। भार्गव के बेटे कमल KGF के कच्चे माल से सोना तैयार करते थे और सोना वितरण का काम राजेंद्र देसाई ने लिया था।
वही अरब सागर में भारत का सारा तटीय बंदरगाह एंड्रयू के कंट्रोल में था। इतना ही नहीं, सूर्यवर्धन गुरु पांडियन को हवा देकर नेशनल असेंबली में पैठ बना लिए और राजनीति को कंट्रोल करने लगे। पर एक दिन सूर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ता है, जिससे सूर्यवर्धन के भरोसेमंद पार्टनर्स का ईमान डोल पड़ा और केजीएफ पर कब्जा जमाने का सही मौका मिल गया। उधर दुबई में बैठा इनायत खलील सोने का भाव बढ़ाने के लिए पहली बार सेट्टी के दुश्मन से हाथ मिला लिए। दिलावर के पास इनायत खलील का सोना आ पाता, पर सेट्टी का खास आदमी रॉकी के रहते यह नामुमकिन था। और यही कारण था कि दिलावर और उनकी गैंग रॉकी को खत्म करने के लिए मनचाहा प्रयास किए, पर दाव उल्टा पड़ गया। रॉकी एक एक करके उन सभी को मार डालते हैं। मुंबई के नागपाड़ा बंदरगाह तक सोने से भरी नाव की पहली खेप आती, पर जिसके भरोसे पर नाव आ रही थी, रॉकी उसी को मारकर लटका देते हैं। रॉकी की वजह से बंबई एक बार फिर से बच जाती है। सेट्टी के लिए यह एक बड़ा काम था, पर सेट्टी बंबई बचने के लिए उतना खुश नहीं थे जितना कि दुखी रॉकी के चर्चे सुनकर हो रहे थे। इसीलिए जब सेट्टी के पार्टनर्स उन्हें रॉकी के खिलाफ भड़काते हैं तो सेट्टी रॉकी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। पर उस समय किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। केजीएफ पर कब्जा जमाने के लिए सूर्यवर्धन के पार्टनर्स रॉकी को जरिया बनाए और इस काम के बदले रॉकी को पूरा बंबई सौंपने का वादा कर गए। ये बात सेट्टी को हजम नहीं हो रही थी, पर रॉकी अपना काम पूरा करने बेंगलुरु धमक पड़े और आते ही राजेंद्र देसाई की बेटी रीना से पंगा ले लिए। ये खबर पाकर कमल आग बबूला हो गए। अपनी गर्लफ्रेंड को छेड़ने वाले को वो पूरे बेंगलुरु में ढूंढने लगे। एंड्रयू के राइट हैंड दया का पूरा शक रॉकी पर ही था, इसलिए वह उन्हें डांटते हैं और काम पर ध्यान देने को बोलते हैं। एंड्रयू रॉकी को किसी को मारने के लिए यहाँ बेंगलुरु में बुलाए थे और तब दया अगले दिन रॉकी को अपनी पूरी योजना समझाते हैं, पर रॉकी का पूरा ध्यान तो रीना पर ही था। वहीं दूसरी ओर कमल रीना को छेड़ने वाले की तलाश करने में पूरे बेंगलुरु का चप्पा चप्पा छान डालते हैं। बेल होटल में बाहर से आकर ठहरने वाले नए लड़कों की पहचान केवल रीना ही कर सकती थी, इसीलिए कमल के लोग रीना को लेकर होटल चले जाते हैं। पर रॉकी के हाथों सभी लोग पीटे जाते हैं, कोई भी नहीं बचता, यहाँ तक कि ड्राइवर भी। और तब रॉकी सभी को पीट कर रीना को लेकर चले आते हैं। पर रास्ते भर रॉकी की बड़बड़ सुनकर रीना परेशान हो जाती हैं, इसलिए वह उन पर तेजी से चिल्लाती हैं। अचानक गाड़ी रुकते ही रीना उन्हें भला बुरा बोलने लगती है, लेकिन तभी तभी रॉकी की आंख एक औरत पर पड़ती है जो अपने बच्चे को संभाले हुए सड़क पर गिरे पावरोटी की ओर देख रही थी और गाड़ियों के आवाजाही से अपना थैला नहीं उठा पा रही थी। इसीलिए रॉकी गाड़ी आगे ले जाकर बंदूक निकाल देते हैं। बंदूक के डर से रास्ते पर लगी जाम पीछे तो हट जाती है, पर इसी के साथ साथ रीना भी चुप हो जाती है। रॉकी पावरोटी पर लगी धूल मिट्टी साफ करते हुए उस अनजान औरत से बोलते हैं, 8 जूते पॉलिश करने पर हमें एक पावरोटी मिलता था। यहाँ थाली से ज़्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी में गिरे इस पाव के लिए आप इतना तड़प रही हैं, तो हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। हाँ, इन लोगों के बारे में मत सोचिए, कोई भी आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। रॉकी के ऐसे विचार सुनकर रीना का मन बदल जाता है। यही कारण था कि जब रॉकी उनसे पूछते हैं, सोना आप कुछ बोल रही थी, तो रीना कुछ भी सोच नहीं पा रही थी, इसलिए सीधा घर चलने को कहती है। रॉकी गाड़ी लेकर आगे जाते हैं, पर राजमार्ग पर कुछ खास ट्रकों की काफिलों को सुरक्षा देती पुलिस इशारा करके उनकी गाड़ी रुकवा देती है और तब रॉकी नीचे उतरते हैं। गाड़ी का इंजन जांच करने के दौरान अचानक उनका ध्यान ट्रकों पर पड़ता है, क्योंकि जब दया अपनी योजना उन्हें बता रहे थे तो ऐसी कई ट्रकों को उस रास्ते से गुजरते हुए देखे थे। इसलिए शक के आधार पर जब पुलिस की नज़र आगे रोड़ा डाल रही गाड़ी पर थी तो उसी दौरान वह चोरी छुपे ट्रक में घुस जाते हैं और उन ट्रकों के साथ साथ राजेंद्र देसाई के गोदाम तक आ पहुंचते हैं। बंबई में जितना भी सोना आता था पेटी खोलकर रॉकी खुद जांच किया करते थे, पर यहाँ बेंगलुरु में उन्हीं पेटियों पर छपे मुहरों और सोना को देखे तो वह समझ गए कि सेट्टी उनसे झूठ बोले थे कि सोना अफ्रीका से आ रहा है। अब उनके दिमाग में केवल यही सवाल उठ रहा था कि सोना कहाँ से आ रहा है और इसके पीछे कितना बड़ा नेटवर्क है। इधर DYSS पार्टी 5वीं बार बेंगलुरु विधानसभा में बहुमत हासिल कर लेती है, क्योंकि सूर्यवर्धन की हालत खराब न होती तो मुख्यमंत्री शपथ समारोह में वही आते। पर ऐसी स्थिति में उनका बेटा गरुड़ा मौका पाकर चाचा अधीरा को रास्ते से हटा दिए थे और KGF पर कंट्रोल कर लिए थे। गरुड़ा को नराची किले से बाहर लाना आसान नहीं था। इसी को ध्यान में रखकर राजेंद्र देसाई एंड्रयू को DYSS पार्टी शपथ समारोह में सूर्यवर्धन की प्रतिमा का अनावरण का सुझाव दे देते हैं। अब गरुड़ा के आने की बात सुनिश्चित हो चुकी थी, इसलिए पार्टी मैदान के प्रवेश द्वार पर सख्ती से जांच की जाती है। फिर भी इन सब के बावजूद दया पार्टी प्रांगण में बंदूक लाने में सफल हो जाते हैं। वह बंदूक रॉकी को देते कि तभी गरुड़ा के लोग प्रांगण में खड़े हर एक पर बंदूक तान लेते हैं। सभी लोग डर जाते हैं। इससे ज्यादा हैरानी उन सभी को तब होती है जब गरुड़ा प्रतिमा का अनावरण करते हैं। प्रतिमा तो वो सभी सूर्यवर्धन का बनवाए थे, पर वो निकला गरुड़ा का। गरुड़ा को मारने की चाल गरुड़ा भाप लिए थे। यही कारण था कि वह राजेंद्र देसाई की ओर देखते हैं, पर न जाने क्यों वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं।
रात को यही बात सोच सोच कर एंड्रयू घबरा रहे होते हैं, तब राजेंद्र देसाई बोलते हैं, वो हमें जब चाहे तब मार सकता है, लेकिन वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने आया था। वो केवल अपने बाप के मरने का इंतजार कर रहा है। समय बहुत कम है। गरुड़ा को अभी नहीं मारा तो हम सब पक्का मारे जाएंगे। क्या? तो क्या आप वहां जाएंगे? उस जगह पर उन लोगों के बीच? उस नर्क में कोई जा सकता है क्या? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? एंड्रयू के ये बोलने के दौरान कमल आते ही रॉकी पर बंदूक तान लेते हैं, क्योंकि कुछ क्षण पहले ही उन्हें पता चला था कि रीना को छेड़ने वाला कोई और नहीं, रॉकी थे। कमल गोली चलाने ही वाले रहते हैं कि रॉकी हाथ उठाते हैं और बोलते हैं, इसे मारने के लिए बुलाए थे, उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। वो जगह जहां भी हो, जैसी भी हो, उसे वहीं जाकर मारूंगा। रॉकी केजीएफ जाने से पहले अपनी मां की आखिरी निशानी वो जंतर अपनी प्रेमिका रीना के पास छोड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एंड्रयू नराची महल में फोन करके अपने भरोसेमंद से केजीएफ खदान की नक्शा तैयार करवाते हैं और राखी को केजीएफ में घुसने का तरीका बताकर राखी के सामने ही वो नक्शा जला देते हैं। और तब राखी अन्य गांव वालों की तरह ही नराची खदान में चले आते हैं, जब वानरम के लोग कुछ गांव वालों को जबरन पकड़ने गए होते हैं। रॉकी उस साम्राज्य में कदम रखने वाले थे जिसकी अंदरूनी राजनीति से वो बिल्कुल भी अनजान थे। दिल का दौरा पड़ने के बाद गुरु पांड्यन की मौजूदगी में सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा के बदले अपने बेटे गरुड़ा को केजीएफ का वारिस बना दिए। अधीरा तो उस दौरान शांत दिखे, पर वो एक दिन गरुड़ा को अपना निशाना बना दिए। अधीरा का निशाना चूक गया, पर जब गरुड़ा हमला किए तो अधीरा मारे गए। गरुड़ा तय कर लिए थे कि उनके खिलाफ उठने वाले सारे आवाज वो हमेशा के लिए बंद कर देंगे, इसीलिए वो बस अपने पिता के मरने का इंतजार करने लगे। इधर नराची में आए मजदूरों के इस 41वें झुंड को खदान की हर एक बात सिखाई जाती है। रॉकी उन मजदूरों के साथ धीरे धीरे ढल जाते हैं, पर वह अपनी मकसद को कभी नहीं भूलते। वह वहाँ के पुराने मजदूरों के बच्चों से दोस्ती करके वहाँ की सुरक्षा कर्मियों की पूरी स्थिति को समझते हैं। और इतना ही नहीं, 12 घंटे की पाली में काम के दौरान भी लोगों पर नजर रखा करते हैं। फिर भी उन्हें महल में घुसने के लिए जमीन के नीचे बने नाले का इस्तेमाल करना था, पर कौन से चौकसी मंच का नाला महल की ओर जाता है, ये जानने के लिए उन्हें मेंटेनेंस घर में हर हाल में घुसना ही था। और यही कारण था कि थोड़े दिन की निगरानी के बाद रॉकी एक योजना बनाकर मेंटेनेंस रूम में घुस जाते हैं और समय रहते ही बचकर बाहर निकल जाते हैं। पर इस दौरान एक दुर्घटना घट जाती है। उन मजदूरों में से एक शांति के पति उनकी इस हरकत को देख लिए थे, पर रॉकी धमकी देकर उस दौरान किसी तरह उन्हें शांत तो करा देते हैं। पर यह बात यहीं पर खत्म नहीं होने वाली थी। मजदूरों के 41वें झुंड, जिसमें कि रॉकी भी शामिल थे, उन सभी को नराची लाने से पहले जॉन के लड़कों के साथ एक हादसा हो गया था। ये बात जब वानरम के राइट हैंड रमना उन्हें बताते हैं तो वह इस सच्चाई को जानने के लिए जॉन को फोन करते हैं। जॉन के उन्हें ये बताने के बावजूद भी कि उनके लड़के आपस में अक्सर लड़ा करते हैं और मारपीट किया करते हैं, वानरम को ये बात हजम नहीं हो रही थी। पर जब कोई मेंटेनेंस रूम में उनके आदमी पर हमला किए हैं ये बात जानते हैं तो सीधा महल में गरुड़ा के पास चले जाते हैं, ताकि गरुड़ा की जान को खतरा वाली बात उन्हें बता सके। गरुड़ा खुद मजदूरों के 41वीं खेप में से अपने दुश्मन को मारने अंदर खदान संख्या 3 में आते हैं। सारे मजदूरों को बंदूक की नोक पर धमकाया जाता है कि मेंटेनेंस रूम में जाने वाला अगर सामने नहीं आया तो सभी को मार दिया जाएगा। यह सुनकर शांति के पति रॉकी की ओर देखते हैं, फिर अपनी गर्भवती पत्नी की ओर। वो अपने बच्चे और पत्नी के लिए इल्जाम खुद पर लेने के लिए सामने आने लगते हैं, पर रॉकी सच्चाई सामने आने की डर से बाहर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी शांति के पति को गोली मार दी जाती है। एक मजदूर को मारने वाली बात विराट के वफादार कुलकर्णी एंड्रयू को बता देते हैं। ये खबर सुनकर एंड्रयू घबरा जाते हैं। वहीं दरवाजे पर खड़ी रीना ये खबर सुनकर रॉकी के लिए रोने लगती हैं। अगले दिन नराची खदान में रोज की तरह काम के लिए जाते समय मजदूरों में से एक वृद्ध लोहे के टैंकर से टकरा जाते हैं। आवाज सुनते ही एक पहरेदार दौड़कर उस बूढ़े आदमी के पास चले आते हैं। उनको आता देख बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं। टोकरी नीचे रखते ही हैं कि तभी विट्ठल उनसे बूढ़े आदमी को छोड़ने को कहते हैं, परंतु रग्गा उन्हें आंखें दिखाते हैं और बोलते हैं, पगड़ी उतार, उतार पगड़ी, डाल टोकरी में और बचा ले अपनी जिंदगी। वो बूढ़ा आदमी अंधा थे, इसलिए पगड़ी टोकरी में नहीं गिरती। रॉकी को भी ये सब सही नहीं लग रहा था, पर मकसद को अंजाम देने के लिए वो खुद को रोक लेते हैं। और तब रग्गा उस बूढ़े आदमी को 900 फीट अंदर खदान में ले जाते हैं और वहां पहुंचकर अपने लोगों से बोलते हैं, जिसके थाली में पैर गिरा गोली वही मारेगा। सभी लोग थाली में अपना अपना नाम लिखने लगते हैं। उधर ऊपर कोई इस बूढ़े आदमी के लिए गड्ढा खोदने की बात बोलते हैं कि रॉकी को ये बात घर कर जाती है। रॉकी हथौड़ा रखते ही है कि तभी शाम पाली के पहरेदार अपनी पोजीशन बदलने के लिए हार न बजाते हुए चले जाते हैं। उसी दौरान एक पहरेदार गुस्से में रॉकी को आगे बढ़ने को कहते हैं। रॉकी अपना हथौड़ा रखते जरूर हैं, पर वह 1.5 गज पर रखी एक बड़ी सी हथौड़ा उठाते हैं और उस पहरेदार को खींच कर मारते हैं। हथौड़ा लगते ही पहरेदार उड़ जाता है और नीचे गिरते ही धूल उमड़ पड़ता है। लेकिन ऐसा होते ही वहां पर ढेर सारे पहरेदार आ जाते हैं, पर रॉकी किसी को भी नहीं छोड़ते, सबको मार डालते हैं
और एक गर्म लोहा लेकर सीधा अंदर खदान में चले जाते हैं। उस दौरान अंदर खदान में रग्गा अपने आदमियों के साथ मौत का खेल खेलने में जुटे थे, लेकिन तभी बिजली चली जाती है। ऐसा करके रॉकी एक एक को मारना शुरू करते हैं और चुन चुन कर मौत के घाट उतार देते हैं। सभी को मारने के बाद अब बारी थी रग्गा की। वह रग्गा को मारने पीटने के बाद बांध देते हैं और बांधकर उस बूढ़े आदमी के साथ ऊपर आते हैं। रग्गा को देखकर सारे मजदूर गुस्से में उबल पड़ते हैं। खदान संख्या 3 से आती हुई खटपट की आवाज सुनकर खदान संख्या 1 के पहरेदार किसी की सामत आने की बात करते हैं, पर वो इस बात से बिल्कुल भी बेखबर थे कि ये सामत उनके ही एक साथी की आई थी। रॉकी रग्गा को बेरहमी से मार डालते हैं। उस छोटे से बच्चे के लिए, शांति के पति या खुद के लिए पता नहीं, पर पहली बार इससे मजदूरों के दिलों को ठंडक मिल गई। रग्गा को मारने के बाद रॉकी विट्ठल से उन पहरेदारों को जलाने को कह देते हैं। संध्या के समय गश्त लगाने वाले पहरेदार जब खदान संख्या 3 में एक भी पहरेदार को नहीं देखते तो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। वही रात्रि के समय एंड्रयू कुलकर्णी से बात करते हुए देश छोड़कर भागने वाली बात और रॉकी पर भरोसा करने जैसी बातें बोल रहे होते हैं कि तभी विराट कुलकर्णी से फोन मांग लेते हैं और बोलते हैं, रॉकी अभी जिंदा है, वो संकेत दिए हैं, धमाकेदार। जैसा कि नक्शा थमाते हुए एंड्रयू रॉकी से एक धमाकेदार संकेत देने को बोले थे। रॉकी मारे गए सभी पहरेदारों को मजदूरों की मदद से जला देते हैं। रॉकी अब पूरी तरह से तैयार थे, इसलिए वह ऐसा संकेत देते हैं। आगे की लौ देखकर खदान संख्या 1 से कोई पहरेदार घंटी बजाकर सूचना दे देते हैं। इधर 23 पहरेदारों के गायब होने वाली बात वानरम को भी पता चल जाती है। गरुड़ा किसी हैवान से कम नहीं थे। वो रॉकी के बारे में जानने के लिए खदान संख्या 3 के सभी मजदूरों को भी मार सकते थे। ऐसा सोचकर कुलकर्णी अपने छोटे मालिक विराट से खदान संख्या 3 की ओर जाने वाले सभी पहरेदारों को हर हाल में किसी भी सूरत में रोकने को कहते हैं। पर इन सब के लिए विराट के पास कोई उपाय नहीं था। विराट को कुछ भी नहीं सूझता, इसलिए वह अपने पिता सूर्यवर्धन के मरने की बात बोल देते हैं। उधर कुलकर्णी सभी को मरने वाली बात बताने लगते हैं तो इधर विराट जीते जी अपने पिता सूर्यवर्धन को मार डालते हैं। सूचना पाते ही एक पहरेदार दौड़कर सायरन बजा देते हैं। बड़े मालिक के गुजरने की संकेत मिल चुकी थी, इसलिए सायरन की आवाज सुनकर सभी पहरेदार रुक जाते हैं। और जब अगले दिन गरुड़ा अपने पिता सूर्यवर्धन का अंतिम क्रियाक्रम करते हैं तो वानरम से अपने सभी दुश्मनों को अगली सुबह की पहली किरण देखने से पहले ही खात्मे की बात भी बोल देते हैं। और तब वानरम सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल मुस्तैद कर देते हैं और हर जगह एक के बदले 10 पहरेदार खड़े कर दिए जाते हैं। पर उधर रात में रॉकी मौका पाकर मेन खंबे का शॉर्ट सर्किट करके पूरे नराची की पावर सप्लाई ठप कर देते हैं। वानरम के लोग आदेश पाकर गरुड़ा के कमरे के बाहर तैनात हो जाते हैं। पर गरुड़ा अपने सभी दुश्मनों को मारने से पहले मरियम्मा देवी को 3 इंसानों की बलि देने के लिए उस रात यात्रा निकालते हैं। पूजा अर्चना विधि शुरू कर दी जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर वानरम शक के आधार पर शॉर्ट सर्किट वाले जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके राइट हैंड पंजू प्राप्त जानकारी के हिसाब से बताते हैं कि किसी ने तार में पत्थर बांधकर बिजली के तार पर फेंका है। और इतना ही नहीं, वो आगे ये भी बोलते हैं कि बिजली जाने के 10 सेकंड के भीतर भीतर पहरेदार लाइट लेकर सफेद लाइन के पास पहुंच चुके थे। तो उन 10 सेकंड के दरमियान किसी का भी सफेद लाइन पार करना नामुमकिन है सर। पूरे नराची में केवल यही नाला है जो महल की ओर जाता है। ये बात जानकर वानरम सीधा महल आते हैं, पर पंजू वहां भी गरुड़ा की सुरक्षा में पूरी चाक चौबंद की बात बताते हैं। वानरम टहलते हुए 3 कैदियों वाले कोठरी में पहुंच जाते हैं। पंजू वहां के पहरेदारों का भी अपने छोटे सरकार गरुड़ा के कमरे के बाहर तैनात होने वाली बात बताते हैं। पंजू की ये सब बातें सुनते हुए वानरम बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी नाले की ढक्कन से छिपाया हुआ मरा कैदी देखकर चौंक जाते हैं और घबराते हुए उसी पल रमना को खबर कर देते हैं। पर नराची में कहीं कहीं सिग्नल की समस्या पहले से ही थी, तो बात नहीं हो पाती और यही कारण था कि वानरम के लोग मरियम्मा देवी के लिए निकल जाते हैं। इधर बिगुल बजने के साथ साथ गरुड़ा काली माँ को बलि देना शुरू करते हैं। तब तक पंजू आकर रमना को सारी बात बताने लगते हैं और बताते हुए बोलते हैं कि 3 कैदियों में से एक कैदी तो अंदर कोठरी में ही मरा पड़ा है। ये बोलने के दौरान उधर गरुड़ा के पास तीसरे कैदी को कुंड में डुबाया जाता है, पर तभी गरुड़ा देखते हैं कि उनका गड़ासा अपनी जगह पर नहीं है। रॉकी गड़ासा लेकर उछल पड़ते हैं और एक ही पल में गरुड़ा को मार गिराते हैं। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और डरकर पीछे हट जाते हैं। हैरानी भरी नजरों से देख रहे होते हैं, पर तभी वानरम के एक आदेश पर उनके 400 से भी अधिक सुरक्षाकर्मी रॉकी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर सबके सामने गरुड़ा को मारकर रॉकी उन मजदूरों के दिलों में जान फूंक दिए थे और यही कारण था कि 20,000 से भी अधिक मजदूर उन 400 पहरेदारों पर चढ़ दौड़ते हैं। वही बगल में खड़ा कुलकर्णी दौड़कर तुरंत ऊंचाई वाले जगह पर जाते हैं और फ्रीक्वेंसी सेट करके गरुड़ा को मारने वाली बात एंड्रयू को बता देते हैं। गरुड़ा को मारने वाली यह खबर हर जगह फैल जाती है, यहाँ तक कि दुबई में बैठा इनायत खलील को भी। यहीं पर इस फिल्म KGF की पहली चैप्टर समाप्त हो जाती है। प्रशांत नील जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म की दूसरी चैप्टर और इसकी अतिरिक्त बातों को जानने के लिए इस वीडियो की दूसरी पार्ट को अवश्य देखें, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे जरूर देखिए। तब मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।